मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 एनसीईआरटी का जैव प्रक्रम वाला चैप्टर मैंने प्रारंभ किया था, जिसका पार्ट 2 आज हम लेकर चलेंगे। तो छात्रों, इसमें पार्ट 2 में पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं, जो पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री यानी कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए कैसे बनाते हैं वो यानी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें आपका हरित लवक होता है यानी क्लोरोप्लास्ट, और इसके बाद जल होना चाहिए, मिनरल्स खनिज लवण होनी चाहिए और संवहन ऊतक। इन तीनों की मदद से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन यानी कि ये सामग्री ऐसा है जिस इस सामग्री से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला है विषमपोषी और परपोषी पोषण। यानी विषमपोषी यानी कि ऐसे परम परपोषी पोषण यानी कि समस्त जंतु, इसके अंदर का जो उदाहरण है वो समस्त जंतु हैं कि जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जंतु जो पेड़ों को खाते हैं, पेड़ तो स्वपोषी हो गए, वो स्वयं भोजन बना सकते हैं। लेकिन विषमपोषी यानी कि या परपोषी, पर माने दूसरे पर निर्भर है जो पोषण के लिए, ये समस्त जंतु ये परपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, उसके बाद हम इसमें जो अगला टॉपिक है वो चलेंगे आपका अप्रकाशित क्रिया। अप्रकाशित क्रिया क्या है? यह क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति अथवा रात में पर्णहरित के स्ट्रोमा भाग में होती है। अप्रकाशित क्रिया, अ मीन्स नहीं, प्रकाश, जहाँ प्रकाश नहीं है वो क्रिया। ऐसी क्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अथवा रात में पर्णहरित के स्ट्रोमा भाग में होती है, यह इस क्रिया में एटीपी खर्च होती है और इसके साथ साथ ही यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। पेड़ पौधों में वहन जो है आपका दो प्रकार से होता है, यानी कि जो भोजन का वहन है, पानी का वहन है, वो दो प्रकार से होता है, जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम आपका जो है यानी पत्तियों में बने हुए भोजन को यानी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और जाइलम का कार्य क्या है? जमीन से जल को जो है पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसके बाद हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जाइलम क्या है? यह संवहनी ऊतक मृदा से खनिज लवणों को अवशोषण कर नीचे से ऊपर पहुंचाता है। फ्लोएम यह ऊतक पत्तियों द्वारा बनाई गई भोजन को नीचे पहुंचाता है। उसके बाद छात्रों हम चलते हैं मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी कि श्वसन की बात आती है। तो श्वसन में हम देखें कि मनुष्य में जो है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो मनुष्य में श्वसन क्रिया के लिए सहायक वो मुख्य श्वसन अंग पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। जो श्वसन अंग कौन कौन से हमारे? देखिए, बाह्य नासा छिद्र, कंठ, श्वसन नली, नासा मार्ग, मुख्य श्वसन अंग, एक जोड़ी फेफड़े, इनके द्वारा हम जो है श्वसन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। श्वसन की जो क्रिया विधि है, श्वसन कैसे होता है, यानी कि कब वायु कहाँ से कहाँ प्रवेश करती है और हम कैसे यानी कि ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। श्वसन क्रिया विधि। तो श्वसन क्रिया विधि की हम बात करें तो हमारे शरीर में वायु जो है नाक से होते हुए श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़ों में प्रवेश करती है। नासा छिद्र में उपस्थित जो रोम है, जो बाल है हमारे, आपने देखे होंगे बाल, तथा श्लेष्मा जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे श्लेष्मा कहते हैं, वायु में से धूल मिट्टी जैसे अशुद्धियों को रोक लेते हैं। अगर बाई चांस हमारी धूल मिट्टी घुस रही नाक के अंदर, तो यानी कि ये श्लेष्मा और जो है वो वायु जो रोम है आपके, जो नासिका के रोम हैं, वो उसे रोक लेते हैं, अवरोध पैदा करते हैं या रोक लेते हैं। श्वसन नली वक्ष गुहा में आकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। श्वसन नली जो है वक्ष गुहा में आकर दो भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर अपनी शाखाओं में बढ़ जाती है और अंत में गुब्बारे के समान फूल जाती है, जिसे कूपिकाएं कहते हैं। ये कूपिकाएं गैसों का आदान प्रदान करती हैं, यहीं से ऑक्सीजन रुधिर में और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से हट जाती है तब वापस निकल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका श्वसन क्रिया विधि, यानी वायुमंडल से वायु ली आपने, वो आपकी नासा मार्ग से आपका श्वसन नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों में कूपिकाएं बनी होती हैं और यही कूपिकाएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही कूपिकाएं जो हैं आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज के लिए यानी कि उत्तरदायी है। अगला है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण जो होता है आपका कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मनुष्य एक परपोषी प्राणी है, ये तो आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं। तो यानी कैसे कैसे जो है मनुष्य में जो है भोजन कहाँ जाता है, कहाँ से कैसे जाता है, एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमने भोजन लिया, भोजन मुंह में लिया, मुंह में हमारी लार ग्रंथियाँ होगी, इनसे हमारे लाला रस निकलता है या लार रस कहते हैं, जो प्रकृति में क्षारीय होता है। इसमें टैलिन एंजाइम होता है, टैलिन एंजाइम होता है आपका, और ये टैलिन एंजाइम या इसे एमिलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो मंड होता है यानी कि स्टार्च होता है, उसको जो है आपका यानी कि
स्टार्च को जो है माल्टोज में तोड़ता है, शर्करा माल्टोज में तोड़ता है। उसके बाद ये आमाशय में, भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में आपका एचसीएल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा निकलते हैं जो इस भोजन को पचाते हुए आगे भेजते हैं। ये भोजन आगे पहुंचता है छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से अनपचा हुआ भोजन बाहर निकलता है। लेकिन सबसे अधिक भोजन का जो पाचन होता है वो आपकी छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं विस्तृत से बताता हूँ। ये तो मैंने आपको एक डायग्राम में, एक रेखा चित्र में बताया, लेकिन मैं आपको पूरा एक बार बताता हूँ। देखिए, मुंह में भोजन जाने के बाद उसे चबाया जाता है, साथ ही लार ग्रंथियों से निकलने वाली लाला रस को मिलाया जाता है। इस लार रस की प्रकृति क्षारीय होती है। लार में उपस्थित लार एमाइलेज एंजाइम या इसे टाइलिन भी कहते हैं, मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में तोड़ देते हैं, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं। क्षारीय प्रकृति के कारण लार अम्लीय प्रकृति के रोगाणु को नष्ट कर देता है। इसके बाद भोजन को आमाशय में भेज दिया जाता है। आमाशय से एचसीएल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा स्रावित होते हैं जो भोजन में उपस्थित क्षारीय प्रकृति के जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। छोटी आंत, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीवों की आहार नाल लंबी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज पचाने के लिए अधिक लंबी आहार नाल की आवश्यकता पड़ती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पाचन का स्थल होता है। यकृत से स्रावित पित्त रस भोजन को पुनः क्षारीय बना देता है, जिस पर अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम क्रिया करते हैं। क्षुद्रांत में वसा की गोलिकाओं का खंडन पित्त लवण द्वारा किया जाता है, जिससे इन पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशय से स्रावित अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है।